नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनिज सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करा है और देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। पारदर्शी नीतियों, सख्त निगरानी व्यवस्था और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए आपको बता दें, अवैध खनन पर कड़ा नियंत्रण किया गया है। सरकार ने खनन प्रक्रिया को नियमबद्ध बनाकर पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में संतुलन कायम हुआ है। उत्तराखंड सरकार का यह प्रयास सुशासन और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं बता दें आपको, राज्य की लगातार प्रगति को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र का यह भी कहना है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें, विकसित उत्तराखंड के सपने को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और प्रदेश तेज गति से लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार व युवा मुख्यमंत्री ने विकसित उत्तराखंड का जो स्वप्न हमारे मुख्य सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसे बढ़ाने का निरंतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो राजस्व पहले कांग्रेस की सरकारों के समय कांग्रेस की सरकारों के और कांग्रेस के नेताओं के व्यक्तिगत आमदन का साधन हुआ करता था, उस खनन को प्रदेशवासियों के लिए एक बड़े राजस्व में तब्दील करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह साबित कर दिया है कि अगर प्रदेश हित की राजनीति हो, प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की राजनीति करनी हो तो कैसे की जाती है। उत्तराखंड को देश के अग्रणीय राज्यों में शुमार करने की दृष्टि से राज्य के राजस्व का और राज्य में रोजगार सर्जन एक महत्वपूर्ण पायदान है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में कार्यकाल संभाला था तो 20,000 के लगभग यहाँ सरकारी रोजगार उपलब्ध था, लेकिन आज इतने हजारों हजार लोगों को रोजगार देकर और भविष्य में भी उत्तराखंड के आने वाले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करके जिस गति से कार्य हो रहा है, तो वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। चमोली जनपद के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी परियोजना के दौरान हुए लोको ट्रेन हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीर बताते हुए तत्काल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है। हालांकि दुर्घटना में करीब 50 से 60 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है और सभी का इलाज लगातार चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया, स्पष्ट किया है कि सरकार घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी और जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घटना की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाएं वापस ना हो और उनको रोकने के लिए सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के निर्देश भी दे दिए हैं। उनको सभी सहायता प्रदान की जाए इसके लिए। तो वहाँ पर पंड क्षेत्र के पीपलकोटी के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर टीएचडीसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पर आपस में कुछ क्रेनों में काम करते समय ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। चोटिल जरूर हुए हैं वहाँ पर 50-60 लोग। मेरी सवेरे आज प्रातःकाल ही वहाँ पे जिलाधिकारी और वहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो गई है। सभी को उपचार दिया जा रहा है, सभी लोग शीघ्र जल्दी स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हर प्रकार से ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, उनको सभी सहायता प्रदान। विकासनगर में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ में आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के नन्हे नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य, गीत, नाटक और अन्य रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करे और सभी का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुतियों पर मौजूद अभिभावकों और शिक्षकों ने तालियों के साथ उनका उत्साह भी बढ़ाया। कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास साफ नजर आया है। इस वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आपको बता दें, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी वहां पर उपस्थित रही। उन्होंने बच्चों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश भी डाला है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रही हैं कल्पना सैनी। सरस्वती विद्या मंदिर तो संस्कारों की खान होते हैं और आज यहाँ
बाबूगढ़ के सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों की जो प्रतिभा देखी, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यक्रम देखे, उनका अनुशासन देखा, वास्तव में प्रशंसनीय है। और विद्यालय परिवार उनके प्रति किस तरह से समर्पित भाव से कार्य कर रहा है, वो उसको भी बता रहा है। मैम, क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, चहुमुखी विकास के लिए होती है। आज के बालक कल का भारत है और संस्कारवान युक्त शिक्षा पाकर के निश्चित रूप से वो अपने भारत के 2047 में जब विकसित भारत बनेगा और हमारा आगामी भारत पुनः विश्व गुरु बन पाएगा, उसके लिए इनका ये संस्कारवान जीवन बहुत अमूल्य होगा और देश के लिए कार्य कर रहा है। मैडम, बच्चे नशे के इसमें भी जा रहे हैं, उनसे क्या संदेश है? उसके लिए भी मेरा यही संदेश है कि संस्कारवान शिक्षा और खेलों में उनकी मैदान के प्रति जागरूकता, ये कार्य करने से अगर संस्कारित शिक्षा दी जा रही है तो नशे से मुक्ति होगी और खेलों में रुझान बढ़ने से जो डिजिटल लत आज पड़ रही है उसे छोड़कर मैदान का रुख करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी दुर्व्यसन हो उसको वो नहीं उनके अंदर आएगा। नए साल के जश्न को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। औली सहित क्वार पीस, आपको बता दें, क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। होटल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने पर्यटकों के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां भी की। लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ स्थानीय व्यंजनों की भी खास व्यवस्था की गई है ताकि सैलानियों के लिए ये नया साल यादगार बन सके। औली में लगभग सभी पर्यटक आवास गृह पूरी तरह भरे हुए हैं। हालांकि बर्फबारी ना होने के कारण कुछ पर्यटक निराश भी नजर आए, लेकिन फिर भी पहाड़ों की खूबसूरती और ठंडे मौसम का आनंद लेते हुए पर्यटक नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आए। नववर्ष 2026 के अवसर पर औली एवं जोशीमठ में पर्यटकों की भारी भीड़ के दृष्टिगत जोशीमठ क्षेत्र में दिनांक 31 तारीख को और 1 जनवरी को विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा, जिसमें कोतवाली के पास से बद्रीनाथ जी की ओर जाने वाले वाहन नरसिंह मंदिर वाले रास्ते पर जाएंगे और गोविंद घाट की ओर से आने वाले वाहन बाजार के बीच से जो मार्ग है उससे होकर आएंगे। पार्किंग की व्यवस्था नगरपालिका पार्किंग, नरसिंह मंदिर के पास की पार्किंग में एवं अन्य स्थानों पर जो पूर्व से परिचित पार्किंग है उन जगहों पर की जाएगी। यदि औली क्षेत्र में बर्फबारी होती है तो उसमें वाहनों को टीवी टावर के पास तक जाने दिया जाएगा, जहां पर उन्हें पार्क किया जाएगा और वहां से जो चेन वाली गाड़ियां और 2x2 व्हीकल हैं उनके माध्यम से, टैक्सी यूनियन के माध्यम से जो वाहन इसके लिए चिन्हित किए गए हैं, फेरी की व्यवस्था। और देहरादून में नववर्ष 2026 के आगमन के अवसर पर आयोजित पूर्व सैनिक मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम का आयोजन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल हुए। बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व सैनिकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान को नमन किया है। उन्होंने कहा है कि देश और राज्य की सुरक्षा में पूर्व सैनिकों की भूमिका अमूल्य है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें, उन्होंने पूर्व सैनिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी और शीघ्र समाधान का भरोसा भी दिलाया है। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने भी पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। सैनिकों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और राज्य सरकार के प्रयासों की खूब सराहना भी की है। वर्ष 2025 का अंतिम दिन और 26 का आगमन है।
क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने से पहले एक पूर्व सैनिक हूं और प्रभु की कृपा से मुझे मेरे टेस्ट का अवार्ड सैनिक कल्याण भी दिया है। पर आपने देखा होगा लगातार सैनिकों की रहकर तो सैनिकों की कल्याण की जितनी भी योजनाएं होंगी उनको लाने की हमने कोशिश की। लगातार सैनिकों से हमारा संवाद रहता है और आज 25 को विदाई देने के लिए अपने पूर्व सैनिक साथियों के साथ पर हम यहां पर एकत्रित हुए, क्योंकि जब मैं अपने सैनिकों के बीच में आता हूं तो एक मंत्री के रूप में नहीं आता हूं, एक सिपाही के रूप में आता हूं और मुझे बड़े गर्व की अनुभूति होती है। और मैं बड़े बड़े मंचों पर कहता हूं कि अगर मैं सिपाही नहीं होता तो मैं विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। तो इस अवसर पर आज इन साथियों को शुभकामनाएं देने के लिए खुद एक सैनिक पुत्र मुख्यमंत्री जी यहां पर आए हैं, वो भी एक सैनिक के पुत्र हैं। और आपने देखा होगा कि जहां विभिन्न क्षेत्रों से सैनिकों के जो रिटायर्ड सैनिकों के समितियों के अध्यक्ष हैं वो यहां पर थे, 20 से अधिक जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल, ऐसे वरिष्ठ सैनिक साथी यहां पर थे। यह इस बात का प्रतीक है कि आज भारत की सेना यहां देश की रक्षा के लिए एकजुट है, वहीं सामाजिक काम के लिए यहां की सेना एकजुट है। यहां पर मेरे एक बहुत से परसों मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था और इतनी भारी संख्या में मेरे सैनिक साथी यहां पर आए, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस प्रकार मिलजुल कर भारत को एक शक्तिशाली देश बनाएंगे, वहीं उत्तराखंड को एक देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। उसमें हमारे इन पूर्व सैनिक साथियों की एक अहम भूमिका होगी। ये हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की रक्षा में लगाया है और मैं इनके माध्यम से यहाँ इन सभी को आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है और वर्ष 2026 आने वाला है। मैं हमारे सभी पूर्व सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले उन सभी को अपनी तरफ से वर्ष 2026 की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ष 2025 में अनेक उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई, राज्य को अनेक अवसर प्राप्त हुए, वहीं हमें अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हम सब ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया। उन चुनौतियों पर हम लोग हर मोर्चे पर सभी लोग मिलजुल कर उन सभी चुनौतियों को पार करा हमने, उन चुनौतियों से आगे बढ़े हैं। वर्ष 2025 हमारे राज्य की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, नवाचार की दृष्टि से, हर एक क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से एक उपलब्धि भरा वर्ष साबित हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, आगे भी निरंतर यूं ही प्रगति करता रहे और जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है, वो संकल्प जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उस संकल्प के लिए हम सभी अपने अपने स्तर पर जो जिम्मेदारी हमारे पास है, उस जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा करें, जिससे कि ये संकल्प हमारा जल्दी से जल्दी सिद्धि को प्राप्त हो। एक बार फिर से मेरी सभी को नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भारी आमद के चलते मसूरी के होटल लगभग फुल होने की कगार पे हैं। बड़े होटलों से लेकर गेस्ट हाउस और होम स्टे तक में खास न्यू ईयर पैकेज तैयार किए गए हैं। मसूरी होटल एंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष आपको बता दें संजय अग्रवाल के अनुसार अब तक करीब 70% बुकिंग हो चुकी हैं और 31 दिसंबर तक सभी होटल भरने की पूरी उम्मीद है। यानी आज के दिन के अंत तक पर्यटकों के लिए लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों की खास व्यवस्था भी की गई है। वहीं बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिससे शहर उत्सव के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है।
सुरक्षा को लेकर आपको बता दें, प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। एसडीएम राहुल आनंद और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके भी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। कुल मिलाकर मसूरी नए साल के भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संजय अग्रवाल, अध्यक्ष मसूरी होटल एसोसिएशन के। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही साथ जो ऐसा आपने कहा कि मसूरी के लगभग सभी व्यापारी, सभी दुकानदार, सभी होटेलियर, अन्य जितने भी लोग जो पर्यटन पर निर्भर है, सभी लोग मसूरी में बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं। उनके अंदर अति उत्साह है। मसूरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और पूरे मसूरी के व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों को सजा चुके हैं और सभी के अंदर अत्यधिक उत्साह है पर्यटकों का स्वागत करने के लिए। थोड़ा सा ये देखना होगा कि जैसे देखिए क्योंकि हम टूरिस्टों का वेलकम भी करेंगे, लेकिन साथ साथ एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण चीजें भी रहेंगी जिसका हमें समय पे देखना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन को हमारे द्वारा बता दिया गया। जैसे मुख्यतः ट्रैफिक जैम की एक स्थिति बनी रहती है, क्योंकि अत्यधिक जब टूरिस्ट आता है तो कहीं ना कहीं देखिए जाम भी हो जाता है, जिसके लिए ट्रेडर्स की तरफ से प्रशासन के साथ लगातार वार्ता करी जा रही है ताकि हमारा आने वाला पर्यटक भी यहाँ परेशान ना हो और यहाँ से एक अच्छी यादें लेके जाए, मेमोरीज लेके जाए और अपना नव वर्ष अच्छे से शुरू करे। साथ ही साथ दुकानदार भी उनका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। नए साल का आगाज है, 2026 का आगाज है और मैं लोकल के साथ साथ पर्यटकों से भी यही कहना चाहूंगी कि मसूरी पूरी तरीके से नए साल के स्वागत करने के लिए तैयार है। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक का यहाँ पे इश्यू रहता है, लेकिन मेरी पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है। जिस तरीके से कार्निवल में ट्रैफिक के इशू को मेंटेन किया जा रहा है, उसी तरीके से न्यू ईयर में भी ट्रैफिक वाला इशू मेंटेन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से मेरी इस बारे में डिटेल से बात हो गई है। पालिका प्रशासन भी पूरी तरीके से न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए तैयार है और मैं कहना चाहूँगी टूरिस्ट से कि आप आइए, आपको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना यहाँ पे नहीं करना। हमारे लिए रही है और परसों भी काफी ज्यादा ट्रैफिक थी, बट हमने उस हिसाब से प्लान किया। कुछ हमारी रही थी शॉर्टकमिंग्स, बट उसको ओवरकम कर लिया गया। तो पिछले 2 दिनों से ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इसको बरकरार रखें और 31 तक बिल्कुल हमारी ट्रैफिक फ्लोलेस चलती है। बिल्कुल हमने उस हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लिए, एक्स्ट्रा पीएसी के लिए एवं डॉक्टर्स को सूचित कर दिया गया है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। सारे विभाग जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी कहा गया है कि एक्टिव मोड पे रहेंगे, अलर्ट मोड पे रहेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो जल्द से जल्द उसका निवारण किया जा सके ताकि पर्यटकों को एक बहुत ही सुखद आनंद प्राप्त हो मसूरी से। थैंक यू। होटलियर सब तैयार हैं पर्यटक का स्वागत करने के लिए। हम चाहते हैं पर्यटक बड़ी मात्रा में आए, मसूरी की वादियों को एंजॉय करें। चटक धूप चल रही है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। मॉर्निंग सनराइज, शाम की सनसेट और विंटर लाइन जो दिखती है यहाँ से, बहुत ही सुंदर नज़ारा आजकल बना हुआ है। जो 2 दिन अभी गए हैं 26-27 फ्राइडे सैटरडे, बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक शहर में आए। लगभग ऑक्यूपेंसी 80% थी। उस 80% की ऑक्यूपेंसी पे काफ़ी अच्छे से ट्रैफिक को मैनेज किया गया प्रशासन द्वारा। बड़ी मात्रा में पुलिस पर्सनल पोस्ट किए गए हैं एसएसपी महोदय द्वारा मसूरी में। कहीं कहीं थोड़ी समस्या रही तो दैट इज स्लो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, बट हम कहें ट्रैफिक जैम लग रहा है नहीं। पहले ब्रिज पे थोड़ी समस्या कल रही है, आज भी थोड़ी समस्या चल रही है, तो वहाँ पर भी मॉनिटरिंग बराबर है। कुछ लोग गाड़ी को ओवरटेक करके जब लेके जाते हैं, सभी लोग एक कतार में खड़े हैं। ओवरटेक करने से समस्या उत्पन्न होती है, अन्यथा कोई समस्या नहीं। नववर्ष 2026 के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। नए साल की पूर्व संध्या पर किसी भी तरह के हुड़दंग, स्टंट और शराबखोरी को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त तैयारियां कर ली हैं। एसएसपी हरिद्वार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको बता दें, सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा कर दी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के प्रमुख चौराहे हो, भीड़भाड़ वाले इलाके हो, होटलों और क्लबों के बाहर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। शराब पीकर वाहन चलाने और सड़कों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट और पब संचालकों को तय क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश न देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
कार्यक्रम स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने और किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने को भी कहा गया है। बता दें, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सादे कपड़ों में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी वहां पर की जाएगी। इसके साथ ही जारी ट्रैफिक प्लान को सख्ती से लागू भी कराया जाएगा। नैनीताल में बीडी पांडे अस्पताल के पीछे विद्युत लाइन टूटकर गिरने से सुबह तड़के 4 बजे 3 स्कूटी और 3 मोटरसाइकिल जलकर स्वाहा हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर सर्विस को दी है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों और पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू भी पाया है। आपको बता दें, मल्लीताल स्थित बीडी पांडे के अस्पताल के समीप पिछले हिस्से में हुई इस आगजनी ने गैराज में खड़ी सभी 2 पहिया वाहन पूरी तरह नष्ट कर दिए हैं। अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी का यह भी कहना है कि तेज हवा के चलते विद्युत लाइन टूटकर वाहनों पर गिरी, जिससे आग लग गई है। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इन वाहनों के जलने से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने के बाद आपको बता दें, प्रशासन और दमकल टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। आगजनी की यह घटना 2 पहिया वाहन मालिकों के लिए बड़ा आर्थिक झटका साबित हुई है। पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है और विद्युत सुरक्षा पर ध्यान देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जैसा कि हमें 4:10 पर आके सूचना मिली, हमारी तुरंत 3 गाड़ियां मूव करी और घटनास्थल में जाके देखा कि वो गाड़ी ऊपर चढ़ाई पड़ी है। उसमें हमने अपना छोटे बाहर तोड़ दिया और वहाँ पर देखा तो एक टीन शेड में आग लगी थी, जिसके बाहर से 3 बाइकें और 2 स्कूटियां खड़ी थी, जो पूरी जल गई। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया, किसी प्रकार की कोई जलाने नहीं। इसमें 3 बाइकें लग रही हैं और 3 स्कूटियां, टोटल 6 है। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट आज उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का केंद्र बन गया है। यहाँ एक भव्य वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गढ़वाली संस्कृति और बोली की अनूठी झलक देखने को मिली है। स्थानीय लोगों के साथ साथ देशी विदेशी पर्यटक भी इस आयोजन में मंत्रमुग्ध होकर घंटों तक जुटे रहे हैं। सम्मेलन में उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध फोक बैंड पांडवाज ने शानदार प्रस्तुति दी है। वहीं युवा गायिका करिश्मा शाह और गायक रोहन भारद्वाज की सुरीली आवाज ने माहौल को और भी आकर्षक बना दिया। गढ़वाली गीतों की धुन पर आपको बता दें, युवा खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और उत्तराखंड की विलुप्त होती संस्कृति को संरक्षित करना था। मुख्य अतिथि राजश्री बीके मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की यात्रा शुरू हो चुकी है। युवाओं ने भी संस्कृति और परंपराओं को बचाने का संकल्प लिया है। और मैं आज कार्यक्रम में आई, न्यू ईयर का प्लान था तो पता चला कि पांडवास जो बैंड है वो इधर आ रहे हैं, तो हम लोग भी इधर आए, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति को ना बढ़ावा देते हैं, प्रमोशन करते हैं इसका, तो अच्छा लग रहा है और लोग भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। हमें अपनी जो गढ़वाली संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए। तो यहाँ 31 को त्रिवेणी घाट पे ये जो प्रोग्राम चल रहा है, पांडवास उसमें आए हुए हैं, तो काफी अच्छा प्रोग्राम है। आप भीड़ देख ही सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे हो रखी है, लोग कितने उत्साह के साथ यहाँ मतलब सम्मिलित होने आए हैं इस प्रोग्राम में। तो मतलब अच्छा है, इस टाइप के प्रोग्राम्स और होने चाहिए ऋषिकेश में। जैसे मेरी पढ़ाई पंजाब से हो रही है, जैसे पंजाब हो गया, कहीं भी किसी भी एरिया में किसी भी स्टेट में हम जाते हैं, वहाँ का जो भी लोकल जैसे बैंड होता है, लोकल वहाँ के सिंगर्स होते हैं, वो हर जगह अपने कल्चर को और प्रमोट करते हैं, उसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो उत्तराखंड में भी ये चीज होनी चाहिए। जैसे ऋषिकेश में आई थिंक पहली बार ही पांडवास आए हैं, तो अच्छी बात है। इस तरह से हमारे उत्तराखंड के कल्चर को, गढ़वाल, कुमाऊं, हर कल्चर को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो मुझे यही लगता है कि और ज्यादा होने चाहिए इस टाइप के। पूरे विश्व को धर्म का ज्ञान और धर्म का विश्वास वो सब यही से शुरू होता है। और ये गंगा माँ का तट है, तो इसलिए मैं यही से चाहता था कि नए वर्ष में हम यहाँ आके वहाँ के लोगों के सामने मिलके ये शपथ ले कि हम लोग आगे हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे और भारत को, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करेंगे।
और उसमें चारों शंकराचार्य का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और भी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं आज से नहीं पिछले कई सालों से कि भारत हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, और इसलिए ये मुहिम जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की है वो यहीं से शुरू की जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 30 सालों में और उससे कम में भी हिंदुस्तान विश्व गुरु पे स्थापित होगा और पूरे विश्व को दिशा देगा, जिससे कि विश्व में शांति हो। आज विश्व में लड़ाई हो रही है, हर आदमी अपनी सत्ता के लिए लड़ रहा है, ये भूल जाता है कि हम सब एक ही हैं। जितने मनुष्य हैं, जितने भी दुनिया में लोग रह रहे हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और यदि हमें तरक्की करनी है और एक ऐसे युग में जाना है जो हमारे सामने है, जिसको स्पेस युग कहते हैं, तो सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और मिलजुल के बढ़ने में कोई ना कोई देश अग्रणी करेगा, तो खाली अपने बारे में नहीं सोचेगा। ऋषिकेश में वन विभाग की भूमि बवाल को लेकर भाजपा के जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने सरकार की ओर से पक्ष रखा है। वन विभाग की भूमि के सर्वे के दौरान हुए बवाल को लेकर भाजपा के जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए प्रतीक कालिया ने यह कहा है कि 2 दिन तक चली वन विभाग की कार्रवाई के बाद मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में लाया गया है। वन विभाग के बड़े अधिकारियों से वार्ता की गई है। रेलवे फाटक पर ट्रैक जाम करने के दौरान लोगों को समझाया भी गया है और सर्वे कर रही वन विभाग की टीम को वापस भी बुलाया गया है। फिलहाल सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी हुई है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार पीड़ितों का पक्ष मजबूती के साथ रखेगी और किस प्रकार जमीनों पर लोगों को हक मिले, इस संबंध में भी सरकार ने कई विकल्प पर विचार विमर्श शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, उन्होंने विपक्षी दलों और कुछ लोगों पर मामलों में राजनीति करने और लोगों को भड़काने का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ उन्होंने पीड़ितों को दिलासा भी दिलाया है कि सरकार उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। फिलहाल लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी के घर को छोड़ने तक की इजाजत अधिकारियों को नहीं दी है, इसलिए लोगों के बहकावे में आकर पीड़ित पक्ष कोई भी गलत कदम ना उठाए। देखिए, सरकार का पक्ष बहुत क्लियर है। हम लोग 26 तारीख को जब ये सर्वे की वन विभाग की कार्रवाई चल रही थी और उसको 2 दिन हो गए थे और लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश था, लोगों में एक असमंजस की स्थिति थी, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए स्थानीय लोगों के साथ जिनकी ये समस्या थी। वहां पे पूरा विषय रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पूरे विषय का संज्ञान लिया गया। जिन्हें हॉफ कहते हैं, PCCF जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं, उनसे बात करी गई। बाद में कई चीजें हुई, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है तो मैं अभी मीडिया के माध्यम से तो नहीं बता सकता आपको, परंतु वहां बात करी गई और कहीं ना कहीं राहत किस प्रकार से लोगों को पहुंचाई जाए और ये असमंजस की स्थिति जो पैदा हो रही है, कई लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का भी प्रयास कर रहे थे और लोगों को परगलाने का काम कर रहे थे, तो उसको किस प्रकार से रोका जाए उस पर कहीं ना कहीं गहन चिंतन और विचार हुआ और अधिकारियों से भी वार्तालाप हुई। और अगले दिन जब टीम पहुंची और कहीं ना कहीं रेलवे फाटक पे रेलवे की पटरी को जाम करने का स्थानीय लोग वहां बैठे जाम करने के लिए, और स्थानीय लोग क्योंकि परेशान थे तो उनको लगा कि शायद ये सही है, तो उनको समझाने के लिए मैं भी मौके पे पहुंचा और करीब काफी देर तक हम लोगों ने प्रयास किया और हमने अधिकारियों से भी बातचीत करी और लोगों की जो मांग थी कि तत्काल प्रभाव से वहां से जो सर्वे की टीम है वन विभाग की वो जानी चाहिए, उसको भी हम लोगों ने एक सामंजस्य अधिकारियों के साथ बैठाकर उसे वापस भेजा गया। फिर 1-2 परेशानियां और थी लोगों को, उनका भी निराकरण हुआ और सरकार, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार पूरी तरह स्थानीय लोगों के साथ, ऋषिकेश की आम जनता के साथ, पीड़ित पक्ष के साथ है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण है ये गवर्नमेंट मोटिवेटेड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो उच्चतम न्यायालय है वहां पे एक वाद विवाद चल रहा था 2 पक्षों का और उसमें स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया और पूरी वन भूमि कितनी है, कैसे है, उसके बारे में उन्होंने एक सर्वे की रिपोर्ट मांगी, जिसमें उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो रेजिडेंशियल कंपाउंड्स हैं उनको ना छेड़ा जाए। और अब क्योंकि 5 तारीख को इसमें अगली तारीख है, अगली सुनवाई है और सर्वे की रिपोर्ट उसमें सबमिट होगी सरकार द्वारा, तो उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय लोग भी अब अपना पक्ष लेके जाएंगे और
उसकी भी हम लोग स्थानीय लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी राहत मिलेगी। और सरकार के द्वारा भी ये कहा गया है कि सरकार भी कोर्ट के माध्यम से जितना भी होगा स्थानीय लोगों का पक्ष सुनेगी और भी रास्ते जो हो सकते हैं जिससे हमारे लोग जो है उनकी चिंता दूर हो, उनका जो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।